हम्म तो इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे, और फिर इसके बाद थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्लियर? तीन सारे टॉपिक पे हम लोग को बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का के बारे में जब लोगों को पता चला, ताकि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, उसके बाद ही न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। ताकि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से है न्यूट्रॉन के बारे में, जिसे लोगों को लगा कि न्यूट्रॉन का आविष्कार करना चाहिए, खोज इसका करना चाहिए, डिस्कवरी इसका करना चाहिए। आखिर लोगों को पता कैसे चला? तो रदरफोर्ड साहब के मॉडल का हम लोग चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो कहा जाता है कि रदरफोर्ड साहब का जो काम था बेसिकली वो उनका काम था रेडियो एक्टिविटी पे, यानी कि वो न्यूक्लियस पे काम कर रहे थे। रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल के भी बारे में कहा जाता है कि उनका जो एटॉमिक मॉडल है, एक्चुअली वो एटॉम के मॉडल पे काम कर ही नहीं रहे थे, वे काम कर रहे थे न्यूक्लियस पर। लेकिन बाय एक्सीडेंट एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट्स वहां से निकल कर आ गया, कुछ इंफॉर्मेशन वहां से निकल कर आ गया। और एक चीज याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में बहुत सारा रिसर्च एक्सीडेंट है, मतलब कि करना लोग कुछ और चाह रहा था, हो गया कुछ और। खैर, ऐसे होता भी है साइंस में। तो एक चीज को ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के नेग्लिजिबल है, और हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो उसका मास जो है वो लगभग प्रोटॉन का मास है। लेकिन अगर हीलियम की बात करें, हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन एटम का मास जो होता है वह प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। लेकिन अगर हम हीलियम की बात करें, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है, एटी मास लिखते हैं, इसको एटॉमिक पढ़ते हैं। एटॉमिक मास जो होता है वो 4 होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 2 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। तो मास इसका 4 हो गया, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वह प्रोटॉन के मास के तुलना में रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम देखे थे कि 8/37 टाइम्स कम है। तो आखिर इसका मास जो है वो 4 कैसे आया? कुछ ना कुछ और उसमें है, कुछ ना कुछ और है जो न्यूट्रल है, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका निगेटिव चार्ज यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। लेकिन ये कुछ है जिसके कारण इसका मास अधिक हो रहा है, और ये भी सच बात है कि वो जो है वो न्यूट्रल है, वो जो है वो न्यूट्रल है। क्लियर? तो इस पे काम किए चैडविक साहब ने। क्लियर? इसलिए इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है? जेम्स चैडविक को। जेम्स चैडविक बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, तो जेम्स चैडविक साहब ने क्या किया कि एक बेरिलियम का फाइल लिया, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 5, बोरॉन, और एटॉमिक मास जो होता है इसका 11 होता है। क्लियर? इस पे इन्होंने क्या किया कि अल्फा रेज को अटैक कराया। सॉरी, बोरॉन, हमने बोरॉन ले लिया, बेरिलियम लिए थे। क्या लिया? बेरिलियम फॉइल लिया, बेरिलियम 4 और 9, सॉरी 4 और 9। इस पे इन्होंने क्या किया कि अल्फा रेज को अटैक कराया। क्लियर?
अल्फा रेस का मास होता है या 4a, और इसका जो नंबर हम कंसीडर करते हैं, हम 2 कंसीडर करते हैं, चार्जिंग भी इसका 2 होता है। क्लियर। और इसको अटैक कराने के बाद इन्होंने देखा कि ये जो है यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन से ये बना कार्बन 613, और कार्बन 613 एक कार्बन का आइसोटोप होता है, फिर यह कार्बन 612 में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप, और यहाँ से पार्टिकल निकलता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन मास इसका 1 होता है। दिस इज ए न्यूट्रॉन, दिस इज ए न्यूट्रॉन। क्लियर। अब बात रहा है कि बेरिलियम ही लिया गया, तो उसके पीछे भी ये रीजन ये है, बेरिलियम लेने के पीछे है कि हमको न्यूक्लियर रिएक्शन कराना है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन कराना है तो बहुत स्टेबल न्यूक्लियस नहीं चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि छोटे न्यूक्लियस में अगर n/p का रेशियो अगर 1 ना होकर कुछ और है, 1 ना होकर कुछ और है, तो उसका न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत स्टेबल नहीं होता है, इसलिए इसको कंसिडर लिया गया। तो ये भी बात आता है, तो कोई हम हेवी न्यूक्लियस वाले काहे नहीं ले, तो अगर हम हेवी न्यूक्लियस वाले एटम लेते हैं तो वहां से एनर्जी बहुत ज्यादा निकल जाता है, एक्सप्लोसिव हो जाता, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए बहुत सोच समझकर बेरिलियम लिया गया। क्लियर। तो यहाँ से न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ। क्लियर। तो ये था न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन में तो चार्ज होता ही नहीं है, E/m रेशियो वगैरह का बातचीत हम यहाँ पे करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब चार्ज है ही नहीं तो E/m रेशियो कहाँ से आएगा। क्लियर। और अब भी जो चार्ज के कारण जो भी प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी इसमें कुछ नहीं होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगा सब इसमें मास के कारण होगा। क्लियर। यानी कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज के कारण यह प्रॉपर्टी देगा, प्रोटॉन भी चार्ज के कारण प्रॉपर्टी देगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो होगा वो चार्ज के कारण कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं देगा, क्योंकि चार्जलेस पार्टिकल है। क्लियर। तो आगे जाइएगा लोग तो पढ़िएगा लोग कि न्यूट्रॉन भी होता है वो क्वार्ट्ज से बना होता है, उस क्वार्ट्ज में चार्ज होते हैं जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो आगे की बात है। उसके बाद एक चीज यहीं पे जान जाइए कि ऐसे तो हम लोग कह देते हैं कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल जो है, फंडामेंटल पार्टिकल, तो हम लोग कह देते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन कह दे कि एटम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि 3 पार्टिकल होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्लियर। तो अभी तक आप लोगों ने इस बात को कहा है, लेकिन अब ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल इन तीनों में बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये भी किसी किसी चीज से मिलकर बने होते हैं। क्लियर। आगे की क्लास में जाइएगा तो क्वार्ट्ज वगैरह पढ़िएगा, क्वार्ट्ज से मिलते हैं, फिर उसका अपना चार्ज होता है, फिर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर चार्ज आता है। ये सारी बातें आपको आगे की क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, वहां पे आप लोग इन सारी बातों को पढ़िएगा। क्लियर। तो एक बात खत्म हो, याद रखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फंडामेंटल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल पे, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन साहब ने एक अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, बात भी सही है, सब लोगों ने कहा दुनिया में कि एटम स्फेरिकल होता है, और एटम का जो होल पार्ट होता है, मतलब कंप्लीट, ये सारे पार्ट, ये सब के सब पॉजिटिव चार्ज से बना होता है, ये सब के सब क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज से बना होता है। क्लियर। और एटम के अंदर इस टाइप से नेगेटिव चार्ज होता है,
क्या होता है, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है। और एज ए होल एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्लियर? क्योंकि ऐसे भी हम जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है जब तक इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन ना करे। आफ्टर द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम पे चार्ज आता है। क्लियर? तो ये बात उन्होंने कहा, इसको ही हम लोग वाटरमिलन मॉडल कहते हैं या फिर पम्पकिन मॉडल कहते हैं। क्लियर? क्योंकि वाटरमिलन में जिस टाइप से सीड्स होता है उस टाइप से निगेटिव चार्ज होता है, और कंप्लीट वाटरमिलन जो है वो उसका पॉजिटिव चार्ज है। या फिर पम्पकिन में कहें तो कहें कि जो पम्पकिन होता है, कंप्लीट पूरा पम्पकिन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बना होता है, और उसके जो सीड्स होते हैं वे सब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। लेकिन एक बात इस मॉडल से हासिल क्या हुआ? इस मॉडल से सिर्फ एक ही बात हासिल हुआ, वह यह हासिल हुआ कि इस मॉडल के बेसिस पे यही पता चला कि जो एटम होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बने होते हैं। क्लियर? दूसरा कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करें तो इस मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ इस मॉडल से, तो इस मॉडल को हम बहुत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस मॉडल से अगर हम बात करें कि हाउ टू केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन इस मॉडल से नहीं होता है। क्लियर? तो इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन इस मॉडल से नहीं होता है, इसलिए इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। क्लियर? उसके बाद रदरफोर्ड साहब है, रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के दुनिया में फर्स्ट माइलस्टोन है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और सेकेंड माइलस्टोन जो है, और जो सेकेंड माइलस्टोन है वह बोर्स एटॉमिक मॉडल है। क्लियर? तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? तो हुआ क्या कि रदरफोर्ड साहब के बारे में हम पहले भी बात किए हैं कि रदरफोर्ड साहब एक्चुअली किस पे काम कर रहे थे, तो उनका काम जो चल रहा था एक्चुअली में न्यूक्लियस पे, लेकिन बाय एक्सीडेंटली एटम के मॉडल आ गए। तो हम लोग बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्लियर? तो सारी दुनिया रदरफोर्ड के नाम से जानती है, लेकिन इनके साथ जो साइंटिस्ट और काम कर रहे थे जिसका नाम गाइगर और मार्सडेन था, गाइगर एंड मार्सडेन। ये रदरफोर्ड साहब की स्कॉलर थे, स्कॉलर समझ सकते हैं, स्टूडेंट समझ सकते हैं। क्लियर? हुआ क्या, यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फेनोमेना ना हो। क्लियर? इस चीजों को समझा जाएगा, और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स क्यों लिया गया इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे लिया गया एयू फॉयल, गोल्ड फॉयल। क्लियर? इस गोल्ड फॉयल को उन्होंने एटम माना। क्या माना? एटम माना। और यहाँ पे लिए इन्होंने रेडियो एक्टिव सबस्टांस, रेडियोएक्टिव सबस्टांस इसलिए लिया गया ताकि यहां से अल्फा रेज निकले, और यहाँ पे कोटेड कर दिया गया ZnH से, जिंक सल्फाइड से। क्लियर? अब जो कुछ भी लिया गया होगा उसके पीछे एक रीजन होगा, तो रीजन क्या था इसको समझे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया, क्यों लिया गया, तो फॉर द
इमिशन ऑफ अल्फा रेज, यहां से अल्फा रेज निकलेगा। क्लियर? और अल्फा रेज दिखता नहीं है, अल्फा रेज दिखता नहीं है, तो रेज यहां से आया यहाँ पे गया कि नहीं गया, पता कैसे चलेगा? तो इसलिए लिया गया ZnS का कि ये जो बदलाएगा फॉर द अपीयरेंस ऑफ अल्फा रेज, क्योंकि अल्फा रेज जब ZnS से जब टकराएगा ना तो वहां पे हल्का एक लाइटनिंग होगी। क्लियर? जिससे पता चलेगा कि अल्फा रेज यहाँ पे आ रहा है। अब रहा कि गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया? लोहा का फॉइल ले लेते, सुलभ सस्ता टिकाऊ था। क्लियर? तो गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया? तो इसके पीछे रीजन ये था कि गोल्ड जो होता है यह हाईली मेलिएबल होता है, इसका हम थिन शीट बना सकते हैं, क्योंकि जितना पतला मन करे उतना पतला शीट हम इसका बना सकते हैं गोल्ड का। और दूसरा चीज होता है गोल्ड में कि हेवी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसका भारी है एंड स्टेबल होता है। ऐसा भी हमको नहीं चाहिए था कि अल्फा रेज भेजे और कुछ रिएक्शन हो जाए, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हम लोग देखे थे कि बेरिलियम पे अल्फा रेज अगर भेजते हैं तो बेरिलियम पे अल्फा रेज भेजने से क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाता है। तो हमको उस न्यूक्लियर रिएक्शन को भी बचा लेना है, तो इसलिए गोल्ड लिया गया ताकि वह हेवी भी है, यानी कि रेज का डाइवर्जन भी बदलाएगा, डेविएशन भी बदलाएगा, और उसके न्यूक्लियस पे अल्फा रेज टकराए तो वहां पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन ना हो। क्लियर? और दूसरा चीज कि हम इसका पतला से पतला शीट बना सकते हैं, क्योंकि बहुत पतला शीट हम बनाएंगे तभी उसको एटम मानेंगे, क्योंकि गोल्ड फॉइल को एटम माना गया था। अगर शीट काफी मोटा हो तो उसको एटम हम थोड़े मान लेंगे, काफी पतला हो। क्लियर? इसलिए गोल्ड लिया गया ताकि गोल्ड का पतला से पतला शीट बना सकते हैं, ताकि उसको एटम सपोज कर एटम मान ले। और दूसरा चीज है कि उसका न्यूक्लियस हेवी भी है और स्टेबल भी है, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा, और हेवी है तो यानी कि पॉजिटिव चार्जेस अधिक है, और पॉजिटिव चार्जेस अधिक है तो अल्फा रेज डिविएट करेगा, डाइवर्ज करेगा। क्लियर? और दूसरी बात और कि अल्फा रेज क्या है, बहुत आज पूरा अल्फा रेज हम लोग बात की ना जी। अल्फा रेज क्या है? तो अल्फा रेज को जरा समझना है। तो कहता है कि अल्फा रेज, तो कहता है कि द रेज हैविंग 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 4 AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, या 4U भी कह सकते हैं। मोल कंसेप्ट में आप लोग पढ़े होंगे कि एटम के मास को जो हम निकालते हैं वो AMU में निकालते हैं, यू या यू में निकालते हैं। क्लियर? तो द रेज हैविंग 4 AMU मास एंड 2 पॉजिटिव चार्ज कंसिडर एज अल्फा रेज। क्लियर? तो वैसा रेज जिसका, जैसे कि अल्फा रेज वही होगा जिसका मास क्या होगा 4 MU और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो। क्लियर? वैसे रेज को हम अल्फा रेज कहते हैं। अब कहता है कि हीलियम के न्यूक्लियस को अगर He++ हम लिख दें, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस है, क्या है? तो हीलियम न्यूक्लियस है। तो हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा रेज के रूप में कंसीडर करते हैं, या He++ हम लिख दें तो इसको भी हम कहते हैं कि अल्फा रेज है। कैसे है, क्यों है, इस बात को समझा जाएगा। तो हीलियम में आप लोग जानते हो कि हीलियम अगर एटम है तो उसका न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट सेल हुआ, तो हीलियम में प्रोटॉन कितना होता है 2 ठो, न्यूट्रॉन कितना होता है 2 ठो, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 ठो। क्लियर?
तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के कारण हीलियम का जो मास होगा कितना होगा 4 AMU होगा ना। क्लियर। किसका बात किए, हीलियम एटम का। क्लियर। अगर हम हीलियम न्यूक्लियस की बात करें, किसकी बात करें, हीलियम न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो वहां से निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, सेल में होता है। और जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो सेल को तो कंसीडर करेंगे नहीं। तो हीलियम न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, सेल को छोड़ दें, सेल हट गया तो उसमें बचा क्या, तो 2 प्रोटॉन बचा, 2 न्यूट्रॉन बचा। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए, तो जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो चार्ज जो होगा कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के कारण जो इसका मास आएगा वो 4 AMU मास होगा ना। क्लियर। तो चूंकि हीलियम न्यूक्लियस का मास जो होता है वो 4 AMU होता है और चार्ज जो होता है वो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा रेज मान लेते हैं। क्लियर। या फिर कहते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस जो है वो अल्फा रेज है। क्लियर। और यहाँ पे एक बात और कि अल्फा रेज ही क्यों लिया गया, बीटा रेज क्यों नहीं लिया गया, कुछ और रेज क्यों नहीं लिया गया, अल्फा रेज ही क्यों लिया गया। क्लियर। तो अल्फा रेज लेने के पीछे रीजन ये था कि अल्फा रेज का एक मास अधिक होता है, तो मास अधिक होगा तो क्या होगा, इसका मोमेंटम अधिक होगा, क्योंकि मोमेंटम P = mv जानते हो कि मास अधिक होगा तो मोमेंटम अधिक होगा, और मोमेंटम अधिक होगा तो फोर्स अधिक लगाएगा। क्लियर। तो फोर्स अधिक लगाएगा तो उसहां से एक रिजल्ट हमको मिल रहा है कि उसको पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर। तो पार कर रहा है तो उसके लिए फोर्सेस चाहिए, तो चूंकि हमको फोर्स भी लेना था, एक मोमेंटम लेना था, इसलिए अल्फा रेज हम लिए। क्लियर। तो इसमें से देखा गया कि मोस्ट ऑफ द रेज इस गोल्ड फाइल को सीधे पास कर गई। ये कहता है कि 99% रेज इस गोल्ड फाइल को सीधे पार कर जाती है। क्लियर। कहता है कि कुछ रेज अपने पाथ पे जाती है, जिस पाथ पे जाती है वहीं से वापस आती है। इसका संख्या माना जाता है कि लगभग 20,000 में से 1 रेज। अगर 20,000 रेज दे हम तो लगभग 1 रेज ऐसे होते हैं कि अपने ही पाथ पे बैक आते हैं, और कुछ रेज ऐसे होते हैं जो जाते हैं अपने पाथ से डाइवर्ज कर जाते हैं, अपने पाथ से डाइवर्ज कर गए। क्लियर। तो यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन मिला, सॉरी ऑब्जर्वेशन मिला। तो इस ऑब्जर्वेशन से इंफॉर्मेशन क्या निकला, कैसे निकला, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाइए, हम इसको मिटाते हैं। क्लियर। तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लिखते हैं इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकली, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि सम रेज पास थ्रू AU फाइल। AU फाइल क्या है भाई, तो एटम है, यानी कि पास कर गया। इसका मतलब हुआ कि एटम में कुछ पार्ट खाली है, क्योंकि जहां से खाली है वहीं से ना अल्फा रेज निकला होगा तो पास किया हो गया। यानी कि लिख सकते हैं
कि सम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, क्योंकि जहां पे खाली है वहीं से पास करेगा, जहां पे खाली नहीं है वहां से कोई चीज पास तो करेगा नहीं। क्लियर। सेकंड का इंफॉर्मेशन मिला कि सम रेज रिटर्न ऑन सेम पाथ, कुछ रेस अपने ही पाथ पे वापस आ गए। अब यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो सोचिए कि कोई चीज टकरा रहा है फिर आपस आ रहा है, इसका मतलब है कि जहां पे वह टकरा रहा है, जहां पे इसका कोलिजन हो रहा है, वहां पे कुछ बहुत हेवी है तभी आपस आया। अगर हेवी नहीं होता तो क्या कर देता, उसको पास कर देता। लेकिन जहां पे इसका कोलिजन हो रहा है, जहां पे टक्कर हो रहा है, वहां पे कुछ हेवी है जिसके कारण उसको पार नहीं कर पा रहा है, वह बैक हो रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ एटम इज हेवी एंड रिजिड, तो भारी भी है कठोर भी है, क्योंकि कठोर होगा तो भारी होगा। थर्ड, सम रेज डाइवर्ज फ्रॉम ओन पाथ, कुछ रेज जो है अपने पाथ से डाइवर्ज करेंगे। अब इस बात को जरा समझा जाएगा कि अल्फा रेज पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और एक बात आप समझते हो कि पॉजिटिव चार्ज को जब पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तभी वह डाइवर्ज होगा, दूर भागेगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण दूर भागेगा। यानी यहां से यह इंफॉर्मेशन निकला कि सम पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज है। एटम में कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर। तो इंफॉर्मेशन ए निकला, सॉरी ऑब्जर्वेशन ए हुआ, इस ऑब्जर्वेशन से यह इंफॉर्मेशन निकाला गया और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कितनी चीजों को सोच लिया गया उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ राम, लिख देते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट्स ऑफ राम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्लियर। तो यहां से कितने सारे बातें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसको मिटाते हैं और एक चीज को याद रखा जाएगा, शायद हम फर्स्ट वीडियो में ही बोले थे, फिर से एक बार बोलते हैं कि मुश्किल से 15 से 20% काम लैब में होता है, बाकी जो भी काम होता है वो सब के सब दिमाग में होता है। क्लियर। तो कैसे कैसे यहाँ पे दिमाग लगाया गया उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो फर्स्ट रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि एटम इज स्फेरिकल, तो सब लोगों ने कहा। दूसरा बात उन्होंने कहा कि सम पार्ट ऑफ एटम is empty and its nucleus is heavy। तीसरा बात इन्होंने कहा कि all mass of atom depends upon मास ऑफ न्यूक्लियस। अब एक चीज, ये तो एक्सपेरिमेंट में आया ही नहीं, तो उन्होंने कैसे बोल दिया, तो ये चीज दिमाग से सोचकर बोले। कैसे सोचे कि एटम जो है
और एटम का जो ए पार्ट है, यहां से अल्फा रेज जहां से निकल गया वो तो पार्ट खाली है, जहां से अल्फा रेज निकल गया वो तो पार्ट खाली है। तो जहां पे खाली है वहां पे तो कुछ है नहीं, और जो न्यूक्लियस है वही हेवी है, जो न्यूक्लियस है वही हेवी है। तो हेवी है यानी कि टोटल मास वहीं पे है, टोटल मास वहीं पे है। इसलिए इन्होंने बोल दिया कि ऑल मास ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि एटम का टोटल मास जो है वो कहाँ है, एटम के न्यूक्लियस में है। एटम का टोटल मास कहाँ है भाई, तो एटम के न्यूक्लियस में है। क्लियर, यहां से बातें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम लाइज इन न्यूक्लियस एंड negative charge particle revolve around nucleus। अब ये बात भी एक्सपेरिमेंट में नहीं मिला था, फिर इन्होंने कहा क्या, इस पे जरा सा ध्यान दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि एटम स्फेरिकल है, कुछ पार्ट इसका एम्प्टी है, टोटल मास है वह न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस ही पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कह रहे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम लाइज इन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, जिसपे टोटल मास है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर, तो ये बात भी तो एक्सपेरिमेंट में नहीं आया था ना, ये बात भी एक्सपेरिमेंट में तो नहीं आया था ना कि न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये बात नहीं आया था एक्सपेरिमेंट में, तो फिर इन्होंने बोला क्यों, तो इसलिए बोला कि अगर ये कहते कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ है, तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पे दो घटनाएं हो सकती हैं, यहाँ पे दो घटनाओं का संभावना है, दो यहाँ पे इफेक्ट का पॉसिबिलिटी है। क्या क्या, तो अगर ए भी चार्ज स्थिर है और ए भी चार्ज स्थिर है, तो ऐसा हो सकता था कि यह चार्ज जो है वह निगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाए ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो खिंचा के न्यूक्लियस में चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में चला जाएगा तो एटम का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो तो खत्म हो जाएगा। एटम का जो अस्तित्व है, एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है खिंचा के न्यूक्लियस में चला गया, एटम जो है सिंक कर गया। क्लियर, दूसरी ये चीजें होती कि यह पॉजिटिव चार्ज ही खिंचा के निगेटिव चार्ज के पास चला जाए, अट्रैक्ट होकर निगेटिव चार्ज के पास चला जाए। तो अगर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर निगेटिव चार्ज के पास चला जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी एटम अंदर से क्या हो जाएगा, इम्पिटी हो जाएगा, और एटम अंदर से इम्पिटी हो जाएगा, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म, अस्तित्व खत्म। क्लियर, तो इसीलिए इस दोनों फोर्सेस यानी कि दोनों अट्रैक्शन जो है, यानी कि दोनों जो रीजन है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, ये तो फैक्ट है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, और अट्रैक्शन लग रहा है, फिर भी ना तो इसको हम यहाँ भेज सकते हैं ना तो ये यहाँ जा सकता है, क्योंकि दोनों स्थिति में एटम का अस्तित्व जो है वह खत्म हो जाएगा। तो रास्ता क्या है, तो रास्ता ये है कि यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स की कल्पना की जाए, और होता भी है। तो इन्होंने कहा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। तो
रिवॉल्व करेगा तो कुछ भी चीज अगर बाहर की तरफ अगर रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी कुछ भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो वह एक बाहर की तरफ फोर्स लगाता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्लियर? तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है। क्लियर? तो अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रीजन क्या है? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सर्कुलर पाथ। क्लियर? सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो कहते हैं कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, एक फोर्स बाहर की तरफ, एक फोर्स अंदर की तरफ, यानी कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं? एक फोर्स बाहर की तरफ है, एक फोर्स अंदर की तरफ है, यानी कि दोनों अपोजिट फोर्स है और दोनों इक्वल स्ट्रेंथ में होंगे, यानी कि दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर? यानी कि बराबर है और विपरीत है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आराम से रिवॉल्व करते रहता है। क्लियर? तो ये बात रदरफोर्ड साहब ने कही, लेकिन यहीं पे फंस भी गए। इसका क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड में देखेंगे। अब कहता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से मेरिट क्या निकला? मेरिट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मेरिट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्लियर? तो फर्स्ट मेरिट तो ये निकला कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पोजीशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का पता चला। इन्होंने फर्स्ट चीज क्या दिया? तो पोजीशन दिया, पोजीशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ होगा। इसके बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड साहब ने बताया। क्लियर? दूसरा यहां से मेरिट ये निकलता है कि he gave information about न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, इसके पहले किसी ने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया था। he gave information about न्यूक्लियस, तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो ये चीज था वह रदरफोर्ड साहब का एक मेरिट रहा। क्लियर? और इसके साथ ही हम इस रदरफोर्ड के मेरिट के साथ ही इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्योंकि वो अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए